अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। इस वक्त कहानी मसीहा की 30वीं किस्त पेश खिदमत है। तवज्जो फरमाएँ। शाम की इब्तदा थी। अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी थी। धुएं जैसी स्याही माइल चादर में लिपटे हुए बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान बिछी सड़क पर महताब खान कार ड्राइव कर रहा था और पहलू में बैठी कुमोदिनी किसी ख्यालों में गुम थी। महताब ने अपना बायां हाथ उसके शाने पर फैलाया तो वो जल्दी से सरक कर उसके जिस्म से पूरी तरह लग गई। महताब ने पूछा, क्या सोच रही हैं? कोई ख़ास नहीं मेरे मालिक। दरअसल घमाघमी और हंगामा आराई से निकली हूँ तो कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। महताब खान ने मुस्कुरा कर कहा, यह घमाघमी सिर्फ हम दोनों की मौजूदगी के सबब थी। जी यही तो मैं भी समझती रही हूँ, लेकिन एक ख़ास बात जो महसूस करती रही हूँ वो ये है कि आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ राबिया आंटी कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहा करती थी। महताब खान संजीदा लहजे में बोला, ये सच भी है डार्लिंग, पता नहीं उनके दिल में मेरे लिए क्या चलता रहता है। कुमुदिनी मुस्कुरा कर बोली, न जाने कितनी स्त्रियों और युवा लड़कियों के दिल में आपके लिए एक जैसी भावनाएं एवं लालसाएं अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं जो उनके अरमानों की श्रेणी में आती हैं। रही राबिया आंटी की बातें तो इस तरह की भावना के साथ उनके दिल में आपके लिए अथाह मोहब्बत और बहुत ज़्यादा आदर व सम्मान भी है। यही वजह है कि सिर्फ राबिया आंटी ही नहीं, गांव की अनगिनत युवतियों को भी मेरी किस्मत पर बेहद फ़ख्र जिस महसूस होता था, जिसे वो वक्तन फ़वक्तन जाहिर भी करती रहती थी। कुमुदिनी की बातों को बखूबी समझकर महताब धीरे से हंसा। बहुत खूब, अटकलबाजी बेहद उम्दा करती हैं। कुमुदिनी फ़ौरन बोली, आखिर मैं भी तो औरत हूँ ना मालिक, फिर दूसरी औरतों व लड़कियों के जज्बात को कैसे नहीं समझूंगी। भले ही कम से कम आपके साथ कुछ ऐसा मुमकिन नहीं है। महताब एक बार फिर हंस पड़ा और अपने आप बड़बड़ाया, काफ़ी दुर्रस निगाह और किसी के भी जज्बात को नापने का ठोस पैमाना रखती हैं आप। और हाँ, वो एकाएक चौंकते हुए एक पल के लिए निगाहें सड़क के दायरे से हटाकर कुमुदिनी का चेहरा देखा, जो कार के अंदर रोशन 0 पावर के सफ़ेद बल्ब की मध्यम रोशनी में शगुफ्ता और गुलनार दिखाई पड़ा। उसने अपने बदन को गर्म शॉल से ढक रखा था। उसने प्यार से पूछा, आपको ठंड तो नहीं लग रही है ना? कुमुदिनी ने जल्दी से कहा, नहीं, आप चिंता मत कीजिए। महताब सड़क को इनहमाक से देखते हुए इस तरह बड़बड़ाया जैसे खुद से पूछ रहा हो, तो फिर महताब खान किसके लिए चिंता करे? जवाबन कुमुदिनी मुंह से तो कुछ नहीं बोली, अलबत्ता उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें हमायल करते हुए अपना सर उसके सीने से लगाकर उसकी धड़कनें गिनने लगी, जो उसकी बेहतर सेहत के मुताबिक काफ़ी तेज़ी के साथ ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। वो लम्हों इसी तरह सीने से लगी रही और कार को औसत रफ्तार में दौड़ाते हुए महताब ने कहा, रांची पहुंचकर कल याद दिलाइएगा तो आपके लिए सुपरमार्केट में लेडीज़ कोट ख़रीदूँगा। अब कोट क्या होगा? ये इतना कीमती शॉल तो ले ही दिया है। वो नहायत ही प्यार भरे लहजे में बोली तो महताब ने शरारतन कहा, अजीब बात है, न शादी न ब्याह और न बाल बच्चे, तब भी इस कदर कंजूसी। कुमुदिनी उसकी बातें सुनकर उसके शाने में मुँह छुपाकर हंसी तो महताब भी हंसने लगा। थोड़े तवक्कुफ़ के बाद वो तेज़ लहजे में बोली, अच्छा बाबा, कल को आने दीजिए, ज़रूर याद दिलाऊंगी। एक लम्हा के लिए दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर कुमुदिनी ने उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछे भी, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत? कुमुदिनी एक लंबा सांस लेकर बोली, यूँ तो बाबा जमशेद अली के परिवार के सभी लोग बेहद शरीफ और मुहज़्ज़ब हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरे गांव में आबाद हर तबका शराफत व अखलाक से परिपूर्ण है। ऐसे में बाबा को रहज़नी का रास्ता क्यों दिखाई पड़ा, जबकि बाबा की लंबी चौड़ी ज़मीन जायदाद भी है? महताब ने कहा, शायद उसकी वजह मैंने आपको नहीं बताई। कुमुदिनी मुंह फुलाकर बोली, आपको फुर्सत मिलती तभी बताते ना, सारे जहां का दर्द अपने जिगर में पाले हुए जो हैं।
महताब उसकी बातों पर धीरे से हंसकर बोला, दरअसल बाबा को उनके चचाओं और चचाजाद भाइयों की हठधर्मी व बेईमानी और गांव समाज के चंद दोगले किस्म के लोगों ने उस राह पर डाला था। कुमोद, बड़ी अजीब परिस्थिति थी। अगर बताना शुरू करूं तो उस परिस्थिति का जिक्र ख़त्म होने तक हम काफ़ी दूर निकल जाएंगे। फिर तो अच्छी बात है, सफ़र आसान मालूम होगा। बहरहाल महताब खान शेख जमशेद की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात बताता रहा और कुमोदिनी रफ्ता रफ्ता मुतासिर होती जा रही थी। आखिरकार 2 घंटे बाद हज़ारीबाग आते आते जमशेद की ज़िंदगी के रुदाद ख़त्म हुए तो कुमोदिनी इत्मीनान बख्श सांस लेते हुए बोली, मैं अब अपनी उलझनों से मुक्त हो गई। हालांकि आपने जंगलों और पहाड़ों के क्षेत्र से निकलते वक्त शेख साहब को काफ़ी कुछ नसीहतें दी थीं, तब उस वक्त मैं नहीं समझ सकी थी कि आपने दर्जनों डाकुओं व दर्जनों को मौत के घाट उतार दिया, फिर सरदार को क्यों बख्श दिया। अब समझ में आया कि वाकई बाबा जमशेद काबिल रहम इंसान थे। बेशक जान, मैं उनकी कदर करता हूँ। अपने अल्फाज के साथ ही महताब ने एक पुररौनक माहौल मार्केट में कार रोकी। वहीं पर बस स्टैंड भी था और पूछा, अब बताइए सौगात क्या ली जाए। कुमोदिनी हौले से मुस्कुरा कर बोली, आपका जो दिल चाहे। तो फिर चलिए, आइए मेरे साथ। कतार में अनवा व इक़साम के फलों की दुकानें थीं और सामने एक इमारत में होटल और नफीस मिठाइयों की दुकान थी। कुमोदिनी महताब का बाजू थामे फ्रूट्स की दुकान पर गई तो महताब ने 2 पेटी मुख्तलिफ फ्रूट्स का ऑर्डर किया। दुकानदार ने सेब, अंगूर, संतरा और कुछ ड्राई फ्रूट्स पैक कर दिया। महताब ने दुकानदार के ही माबून कार की मार्फत उसे कार की पिछली सीट पर रखवाया और उसे पेमेंट करके स्वीट शॉप की जानिब बढ़ा। 4 सेर मुख्तलिफ मिठाइयों का ऑर्डर दिया। उस वक्त शॉप के अंदर चंद बड़े घराने के मालदार मर्दों, खातीन व जवान लड़के लड़कियां मूंग दाल की कचौड़ियां, चटनी और मिठाइयों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। महताब ने कुमोदिनी की आंखों में झांकते हुए पूछा, कुछ नाश्ता करेंगी। कुमोदिनी जवाब देने की बजाय अपनी आंखों से एक सफ़ेद पोश मोमिर शख्स की जानिब इशारा किया जो उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया था। तो वो चौंक कर अपने दाएं जानिब आकर खड़े सफ़ेद लंबी दाढ़ी और नूरानी शक्ल वाले शख्स की जानिब देखा और फ़ौरन अस्सलाम वालेकुम कहा। तो शख्स मज़कूर ने अफसरदा लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहते हुए मज़ीद बोला, बाबू आप कहाँ तक जाएंगे। महताब बोला, जी मुझे रांची जाना है। बेटे अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे भी रांची ही जाना है। मैं बेटी के घर आया था, अब वहाँ से वापस आया तो आखिरी बस जा चुकी थी। मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपको देखा तो उम्मीद बंधी। बहुत खूब, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको साथ लेता चलूँगा। मगर इतनी लेट बेटी के घर से क्यों निकले। बाबू मुसीबत में हो तो वो क्या कहते हैं ना कि अंधेरे में इंसान का साया भी साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसी ही बात मेरे साथ भी हो गई। खैर, अल्लाह मददगार पैदा कर देता है। चलिए जान। और हाँ जनाब, आइए कुछ नाश्ता चाय हो जाए, महताब ने कहा। तो मोमिर शख्स बोला, जज जी बाबू, मैं यहीं पर रुकता हूँ, आप दोनों मियाँ बीवी जाकर नाश्ता कर लें। महताब और कुमोदिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर बोला, अरे ऐसी क्या बात है अंकल, अब तो आप हम सफ़र बन चुके हैं, आइए। उसने उस शख्स के साने पर हाथ रखा और सभी होटल के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ मौजूद तमाम लोग महताब खान और कुमोदिनी को ही देख रहे थे। ये लोग भी एक दूसरे के सामने बैठ गए। महताब ने 4 कचौड़ियाँ, थोड़ी सब्ज़ी और 2 स्पंज का ऑर्डर दिया। उसी आशना मुअम्मिर शख्स ने कहा, बेटे लोग मुझे मोहम्मद अयूब के नाम से जानते हैं, वैसे बाबू का इसमें गिरामी। महताब ने बात काट कर कहा, मेरा नाम महताब खान उर्फ चांद है, मुजफ्फरपुर का बाशिंदा हूँ और इस वक्त रांची के हटिया जाऊँगा। वहाँ इनके मामू जान किसी महकमा में इंजीनियर हैं। बहरहाल महताब के ऑर्डर के मुताबिक 3 जगह सारे लवाजमात आ गए और सभी खाने लगे। तो अयूब मियाँ रुक रुक कर बोले, अल्लाह ने अपने दागदार चाँद से भी कहीं ज़्यादा हसीन बनाया है आप दोनों को। रब्बुल इज़्ज़त लंबी उम्र अता फरमाए। शुक्रिया अंकल। वैसे आप रांची के किस इलाके में सकूनत पजीर हैं।
जी वो हिंद पीढ़ी में मकान है बाबू। अयूब मियाँ की आवाज़ लड़खड़ाई। कुमोदनी ने शुरू में ही एक खाली प्लेट मंगवाकर 2 कचौड़ियाँ अलग करके महताब व अयूब मियाँ के दरमियान खिसका दिया था। लिहाजा अब बातें करते हुए महताब ने अयूब के सामने बढ़ाकर कहा, अंकल इसे भी खाएं। और फिर थोड़ी सब्जी लाने का इशारा किया तो मुलाजिम ने लाकर अयूब मियाँ की प्लेट में डाल दिया। वो खाने के अंदाज से काफ़ी भूखा लग रहा था। महताब गर्दन घुमाकर कुमोदनी को देखा और बोला, वाह, आप चिड़ियों की तरह चुगती रहें, हम लोग फारिग हो गए। कुमोदनी शर्मा कर अपनी पेशानी महताब के बाजू से टिका दिया तो अयूब मियाँ के होंठों पर प्यार भरी लतीफ़ मुस्कुराहटें आईं और चली गईं। लम्हा भर बाद नाश्ता ख़त्म करके अयूब मियाँ ने 2 गिलास पानी पी और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बड़बड़ाया, या अल्लाह, जिनकी कमाई ने आसूदगी बख्शी है उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाना मालिक। फिर सर झुकाकर जैसे खुद से बातें करने लगा। रात की बची हुई 2 रोटियां और 1 कप लाल यानी बगैर दूध की चाय दी थी बहू ने, वही खाए हुआ था। 2-4 दिनों के लिए बेटी के घर आया तो दामाद ने बोझ समझ लिया। उन्होंने ऐसी तंजिया बातें कही कि बेटी को रोती हुई छोड़कर चल पड़ा ताकि उसे अपने शौहर की फटकार सुनना न पड़े। महताब व कुमोदनी ने एक दूसरे को अफसुर्दा निगाहों से देखा। उसी आसना अयूब मियाँ उठकर हाथ धोने चले गए। कुमोदनी ने एक मिठाई खाई और दूसरे स्पंज को चमची से काट काट कर दुलारते हुए महताब के मुंह के खिलाने लगी। तो महताब ने कहा, ज़िंदगी का सफ़र तवील है जान, अगर आप खाने पीने का अंदाज़ व खुराक अगर आपके खाने पीने का अंदाज व खुराक यही रहा तो कहीं ऐसा न हो आधे अधूरे राह में ही छोड़कर। कुमोदनी ने फ़ौरन अपनी दाईं हथेली से उसके मुंह को बंद कर दिया। महताब की बातें सुनकर इर्द गिर्द में बैठे लोग जो फ़ख्र से उन्हें ही देख रहे थे मुस्कुराने लगे थे। बहरहाल जब महताब, कुमोदनी और अयूब मियाँ होटल से बरामद हुए तो होटल मालिक ने खुद ही फुर्ती से कार्टून उठाकर कार की पिछली सीट पर फ्रूट्स की पेटियों पर रख दिया। आधी जगह खाली थी जिस पर अयूब मियाँ बैठ गए और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए महताब ने इत्मीनान बख्श अंदाज में पूछा, अंकल आपके घर ख़ानदान में कौन कौन लोग हैं? जवाबन मियाँ अयूब ने कहा, बाबू, कुंबा में वो सभी लोग हैं जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। 3 बेटे, बहुएँ, पोते, पोतियाँ। बीवी का 6 माह कबल इंतकाल हो गया और मैं ज़िंदगी का तवील सफ़र तय करते हुए ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ खुद को हर सूरत से तन्हा और अकेला महसूस करता हूँ। महताब व कुमोदनी ने एक दूसरे को गौर से देखा। उसी आसना अयूब मियाँ ने कहा, मेरी छोड़िए बेटे, आप बताइए आपके घर में कौन कौन लोग हैं? अब्बू अम्मी बेहद खुशनसीब हैं जिन्हें आप जैसा बाशऊर व बावकार बेटा मिला है। महताब खान फ्रंट गिलास से बाहर देखते हुए कहा, बेहद अफसोस है अंकल कि सबके होते हुए भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन इसके बरक्स मैं किसी के न होते हुए भी काफ़ी हद तक आसूदा हूँ, क्योंकि यादें जीने का सहारा नहीं, दुखों का गहवारा होती हैं। लिहाजा मैं मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के मंसूबों के सहारे जीने का आदी हूँ। वैसे आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि जब मैं 10 साल का था मेरे अब्बू अम्मी मुख्तलिफ़ हादसात नागहा के शिकार हो गए। उफ़ खुदाया! अयूब मियाँ फ़क हो उठे, शायद उन्हें चोट पहुँची थी। महताब ने मज़ीद कहा, दादा जान उन दिनों आखिरी सांसें गिन रहे थे, ताहम वो बहयात थे, लिहाजा मेरे चचाओं ने मुझे महरूम करार दे दिया। फिर भी मैं अपनी सलाहियत के दम पर खुशहाल और अपनी ज़िंदगी से आसूदा हूँ, क्योंकि गांव की ये गुड़िया ही अब मेरी मुकम्मल दुनिया है। कुमोदनी महताब के आखिरी अल्फाज सुनकर उसके सीने से लग गई। अयूब मियाँ सोचने लगे, मैं समझता था मेरा गम ही बहुत ज़्यादा है। उसी आसना महताब ने एक सिगरेट जलाई और कार आगे बढ़ा दी। बहरहाल रांची पहुंचकर अयूब मियाँ की रहनुमाई में हिंद पीढ़ी में वाक़े उनके छोटे से मकान के दरवाजे पर कार रुकी तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर 3 लोग और चंद बच्चे
बच्चियां जल्दी से बाहर निकले और 3 खातीन पर्दे के पीछे से झांकने लगी। तब महताब खान ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हुए उन्हें सलाम किया। जवाबन उन लोगों ने सिटपिटाए अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि अयूब मियाँ महताब के पहलू में आकर खड़े हो चुके थे। महताब ने उनके तीनों लड़कों से कहा, गुर्बत व मुफलिसी चाहे जितनी भी हो, इंसान को अपने ऊपर आयद फ़राइज़ की बजाआवरी में कोताही नहीं करनी चाहिए। बिरादरान, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इनका ख्याल रखें। वालिदैन के लिए कोताह नज़री शरई व इंसानी दोनों तरह से गैर मुनासिब है। महताब ने कार में बैठी कुमोदनी की जानिब देखकर कहा, जान, बैग से कागज़ कलम निकालकर फ़ोन के तीनों नंबर्स लिखिए। अंकल को दे देता हूँ, मुमकिन है मुस्तकबिल में कभी इन्हें हमारी ज़रूरत महसूस होगी तो फ़ोन कर लेंगे। उसी असना सामने खड़ी एक नीम बालिग लड़की मुस्कुराती हुई तेजी से आकर कार की ड्राइविंग विंड से झांकते हुए कुमोदनी को देखा और सलाम अलैकुम कहा तो कुमोदनी ने प्यार से वालेकुम अस्सलाम कहकर पर्ची उसे थमा दी। उसने शहनाज मंजिल और यशोदा भवन का मुकम्मल पता भी दर्ज कर दिया था। पर्ची लेते हुए लड़की ने कहा, आंटी जी मेरे घर चलिए ना। कुमोदनी ने कहा, बाद में कभी आऊँगी बेटी, अभी हम लेट हैं। बच्ची ने महताब को पर्ची दिया तो उसने 500 रुपये के साथ अयूब मियाँ की जेब में डाल दिया और कहा, अंकल अगर आपने कभी ज़रूरत महसूस की तो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अयूब मियाँ बेअख्तियार सिसक उठे तो महताब ने उन्हें बाहों में ले लिया और शाना थपकते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, अगर ज़्यादा दिल घबराए तो मुझे याद कर लीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। महताब खान की आमद उनके बेटों और बहुओं के लिए किसी मोजज़ा से कम मालूम नहीं हुआ। वो सभी सकते में मुब्तला थे और सबों की निगाहें आगे बढ़ती हुई कार का ताकुब कर रही थी। उसी आसना उनके बड़े लड़के ने पूछा, अब्बा कौन थे ये? अयूब मियाँ ने कहा, मेरे ख्याल में मसीहा। इत्मीनान होता हूँ तो बताऊँगा। वो आगे बढ़कर मकान की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। उधर महताब खान वो कुमोदनी बाबू रघुनाथ सिंह के क्वार्टर पर पहुँचे तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर रघुनाथ सिंह, उनकी बीवी संजना देवी और तीनों बेटा बेटी एक साथ बाहर निकले। महताब खान ने उन्हें आदाब कहा तो दोनों पति पत्नी ने उसे आशीर्वाद दिया। कुमोदनी ने मामा मामी के चरण छुए और उनकी दोनों बेटियां और बेटे महताब और कुमोदनी के कदमों में झुक गए। महताब ने सौगात के कार्टून्स निकाले तो तीनों भाई बहनों ने उठा लिया और सभी क्वार्टर के अंदर दाखिल हो गए। ख़ानदान के सभी अफराद ने महताब खान की बेहतर खातिरदारी की। अगरचे सभी लोग महताब खान की खूबसूरती और रोबीली मर्दाना वजाहत पर अशश कर उठे थे, ताहम उनके अंदर बार बार यही सरगोशियाँ होती रही थी कि काश महताब खान उनकी बिरादरी का होता। उनके सामने मोड़ वाली कहावत आड़े आ रही थी। यही वजह थी कि दोनों पति पत्नी ने अपनी खुशियाँ जाहिर नहीं की थी। दूसरे दिन रघुनाथ बाबू छुट्टी पर थे, लिहाजा नाश्ते से फारिग होकर सभी लोग इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे कि बाबू रघुनाथ सिंह ने महताब खान से पूछा, बेटे भविष्य में आपका क्या इरादा है? महताब ने पूछा, किस सिलसिले में? वो मैं अपनी भांजी कुमोदनी के सिलसिले में पूछ रहा हूँ। उन्होंने वजाहत की तो महताब ने धीमे लहजे में कहा, मैं आपकी भांजी से शादी करना चाहता हूँ मामा जी। बाबू रघुनाथ सिंह ने फिर पूछा, इसके लिए आपके जो भी पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार हैं वो क्या आपकी राय से सहमत हैं? महताब ने जवाबन कहा, यूँ तो मेरे परिवार में दूसरा कोई नहीं है मामा जी। जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है उनमें मेरी विधवा मामी और उनके 2 बेटे, बस यही मेरा परिवार है। इसलिए आगे अर्ज़ कर दूं कि मेरी एक बहन है कुमारी लक्ष्मी सिन्हा। शायद आपको भी मालूम होगा कि उसकी राखी के धागों में बंधा हुआ महताब खान उसकी शादी तक अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए वचनबद्ध है।
क्योंकि वो मेरे लिए सगी बहन से भी ज़्यादा अहम है। और उन तमाम लोगों से कुमोद पराया मिलती रही है। उन लोगों की दृष्टि में कुमोद की कितनी अहमियत है, ये आप तन्हाई में खुद ही कुमोद से दरियाफ्त कर लें। एक तवील सांस लेकर महताब ने मजीद कहा, मैं खुद को कुमोद की अनोखी मोहब्बत का कर्जदार समझता हूँ, जिस कर्ज की अदायगी एक वफादार पति की हैसियत से करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। वैसे भी पति बाद में, पहले ये मेरी मुकम्मल दुनिया है। वैसे भी पत्नी बाद में, पहले ये मेरी मुकम्मल दुनिया है। अब इससे ही मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई है और इस पर ही ख़त्म होगी। अगर ये नहीं तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं। इसके बगैर पूरी दुनिया तारीक और अंधकारमय होगी, जिसका न कोई मानी होगा और न कोई मकसद। महताब खान की बातें सुनकर संजना देवी, उसकी दोनों बेटियां और ख़ुद कुमोदनी अंदर ही अंदर लरज़ उठी। उनकी आंखें पिघलने लगीं, क्योंकि महताब खान के लबो लहजे से इल्तजाएं ज़ाहिर हो रही थी। एक लम्हा के लिए रघुनाथ बाबू गहरे तफक्कुरात में डूब गए। उनकी निगाहें ज़मीन में गड़ी थीं। ताहम थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोले, बेटे, मुझे आपकी ज़िंदगी के पल पल की हर बातें मालूम है। लक्ष्मी और सूरज से आपके मजबूत रिश्तों की हर छोटी बड़ी बातें भी जानता हूँ मैं। मेरी भांजी रोज़ाना डायरी के पन्नों की तरह पहले पत्र द्वारा और अब कुछ दिनों से फ़ोन पर सारी बातें मुझे बताती रही है। आपकी बहन लक्ष्मी के दिल में सूरज के प्रति उत्पन्न होने वाली मोहब्बत, सूरज की लापरवाही और अय्याशी से लेकर मेरी भांजी के साथ उसकी नादानी, फिर आपके प्रति उसका आक्रोश एवं गलतफहमी, कुछ भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मगर धन्य है आप कि किसी भी रिश्ते को किस कदर मजबूती से थामे रखते हैं। उसकी तमाम नादानियों के बावजूद आपका उसे क्षमा करके गले से लगाना आपकी महानता को ही तो दर्शाता है। लेकिन ये नस्ल, धर्म, जात, बिरादरी का जो प्रचलन है, यही बंदिशें मानव जाति को कहीं न कहीं उचित एवं अनुचित के लिए मजबूर कर देती हैं। मैं चंद महीने पहले आपके प्रति अपनी भांजी की मोहब्बत को महसूस करके इसे कहा था कि ये हर सूरत से आज़ाद है और ये अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकती है। मगर जहाँ तक आपके ताल्लुकात की बात है, उसे हमारी बिरादरी के बहुत कम लोग ही स्वीकार करेंगे। तब ऐसी स्थिति में आपको जीवन साथी बनाने के लिए इसे अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य एवं रिश्तेदारों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों खुद ही होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति बाल बच्चों वाले हैं, अतः उन्हें समाज और बिरादरी के लोगों की ज़रूरत है। वो समाज और बिरादरी की दृष्टि में आना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ऐसे में वो अपना समर्थन अपने दिलों में ही दबा कर रखेंगे। एक लंबा सांस लेकर रघुनाथ बाबू ने कहा, मेरा ख्याल है बाबू कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। महताब ने फ़ौरन कहा, बखूबी समझ रहा हूँ मामा जी, और आपकी तमाम बातों का समर्थन भी करता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा जैसा आप फरमा रहे हैं। रघुनाथ बाबू ने आगे कहा कि चंद दिन पहले आधी रात गए मुंदिरका सिंह की पत्नी मालती बहन ने अपने मैके से फ़ोन करके आप दोनों के विषय में पूछा था। प्रत्युत्तर में हमने कहा कि कुमोद बालिग और शिक्षित है। अगर वो चांद बाबू को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहेगी तो हम या आप क्या कर सकते हैं। बहुत करेंगे तो यही ना कि उसकी ओर से मुंह मोड़ लेंगे। मालती बहन ने कहा, अगर समाज और बिरादरी के लोग या फिर पारिवारिक सदस्य एवं रिश्तेदार कुमोद से मुंह मोड़ कर भी उसका क्या बिगाड़ लेंगे। महताब खान जैसे श्रेष्ठ मर्द के लिए वो अपनी मात्र 9 वर्ष की आयु से उसकी दासी बनी बैठी थी। न जाने क्यों और कैसे उसे विश्वास था कि वो जीवित हैं, जबकि वो रहज़नों और डाकुओं के कब्ज़े में थे और उनके जैसे बेबस बालक के बचने की आशा भी नहीं होती है। किंतु मेरी बेटी का दृढ़ विश्वास कि ये उन्हें अवश्य प्राप्त कर लेगी। मुख्तसर ये कि मालती बहन भी आप दोनों के संबंध के खिलाफ नहीं है, लेकिन समाज और बिरादरी के सामने मुंह न खोलने पर विवश हैं बेटे। अब जहाँ तक मेरी बात है तो आप दोनों से हमारी आग्रह है कि भविष्य में हमारे लिए कसम खाने की जगह छोड़ दें, ताकि अपने बच्चों का निर्वाह करने में कोई दिक्कत पेश ना आए।
बहुत खूब मामा जी, आपका हुक्म सर आँखों पर, महताब ने कहा और कुर्सी पर बैठे ही बैठे एक अंगड़ाई लेकर कुमोदनी से मुखातिब हुआ। अब हम लोग मार्केट चलें क्या? जी चलती हूँ, कुमोदनी ने कहा तो महताब ने रघुनाथ बाबू के बेटा बेटियों की जानिब देखते हुए कहा, आप लोग को भी कुछ लेना हो तो चलिए। बहरहाल रघुनाथ सिंह की बातें महताब खान को बेहद पसंद आई थी, क्योंकि वो खुद भी अपनी शादी में कोई धूम धड़ाका और हंगामा आराई नहीं चाहता था। उसने पहले से ही सोच रखा था कि महज एक मौलवी साहब के अलावा चंद करीबी पुलिस अफसरान, घर के सारे अफराद व मुलाजमीन और निकाह के लिए मौलवी इस्माइल साहब जैसे चंद गवाहान के साथ यशोदा भवन पर जाकर निकाह करेगा और दूसरे ही दिन दोनों कोर्ट में हाजिर होकर अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा लेंगे। चुनांचे लोग जो भी सुनेंगे भोज का तकाजा लाजमी होगी, लिहाजा उसके बाद वो एक शब्द दंगल बहु भोज भी कर देगा। बरसूरत 2 दिन रांची में रुककर तीसरे दिन मकीनों से इजाज़त लेकर वापस चल पड़ा। जब तक वो सफ़र में रहा, शेख जमशेद के घर से भी और रघुनाथ बाबू के यहाँ से भी महताब खान अपनी मामी जान, रशीद भैया और सूरज व लक्ष्मी को फ़ोन पर अपनी खैरियत बताता रहा था। रशीद ने तो एक बार कहा कि बाबू, हमें तो ऐसा लगता है जैसे मुद्दत हुई आपको देखे हुए। जब से सफ़र पर निकले हैं मामी अमूमन अफसुर्दा रहती हैं, उनकी निगाहों में आपका सानी कहें या बदल दूसरा कोई नहीं है। चुनांचे कुमोदनी भी अपने घर के नंबर पर रमा देवी और रामलाल से खैर व आफियत दरियाफ्त करती रही थी। रमा देवी चाहते हुए भी मुंदिरका सिंह की धमकी और चेतावनी का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि रामलाल ने उसे सख्ती से मना कर रखा था। उसने सोचा था कि अगर फ़ोन पर मुंदिरका सिंह की आमद और उसकी हरकतों की इत्तला कर देगा तो मुमकिन है मालकिन परेशान हो उठेंगी। अब रहा उसे भी अपनी मालकिन व चंदा मालिक के वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार था, जबकि गीता, सुनीता और दोनों के मंगेतर धर्मेंद्र और मनीष को भी चांद बाबू और कुमोदनी सिन्हा का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि उन चारों पर तो जैसे उन दोनों के प्यार और हमदर्दी का जादू सा चल गया था। बहरहाल यहाँ पर मैंने 30वीं किस्त मुकम्मल की, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।